कृषि की ऐसी व्यवस्था कि अगर आज पुनः पुनः लागू कर दिया जाए, और मैं अजीत महापात्रा जी जो रिसर्च कर रहे हैं और जो कुछ देश को देने जा रहे हैं, वैज्ञानिक अवधारणा पर, गऊ के खुर में क्या है, गऊ के सिंग में क्या है, प्रामाणिक, केवल मौखिक नहीं, विज्ञान के द्वारा प्रामाणिक उन चीजों का प्रकाश जब हमारे बीच होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर किसी को कुछ बोलना नहीं होगा। भारत की कृषि व्यवस्था भी चरम पर होगी। 1 एकड़ में उस समय 65 से 70 क्विंटल अनाज रिटन है। 65 से 70 क्विंटल अनाज 1 एकड़ भूमि में। पर आज तुम्हारी भूमि को तुमने कैसा बना दिया, जाकर बेच बेच के लोग भाग रहे हैं, उसमें घास भी न उगे। भारत मां की भूमि को भी तुमने नष्ट कर दिया। इतने पेस्टिसाइड्स, इतने जहर, इतना लोभ किस लिए था? खाने की कमी भारत को कभी नहीं थी। इस लोभ ने हमें हत्यारे की तरह खड़ा कर दिया। जस्ट लाइक अ मर्डरर, खुद के लिए ऑर्गेनिक और लोगों के लिए जहर। क्या ये भारत की संस्कृति है? क्या ये महाराज रघु की संस्कृति है? जो महाराज रघु स्वयं घास खाकर रह रहे हो और उनकी जनता, अवध की जनता आनंद के साथ रह रही हो, उस देश के लोग खुद के लिए ऑर्गेनिक और इसको जहर बनाने का काम भी पहले हमने किया। नहीं तो गांव के घर घर में ऑर्गेनिक फूड थे, एक एक अन्न के दाने ऑर्गेनिक थे, ताजी सब्जियां मिलती थी। यूरोपियन कंट्री की तरह ये पिज्जा और बर्गर खाने वाले लोग, वहां तो खेती ही नहीं होती। -40 डिग्री सेल्सियस पे जमीन पर बर्फ बिछी रहती है। 1.5 से 2 महीने बड़ी मुश्किल से कभी कभी सूर्य का दर्शन करते हैं तो गुड मॉर्निंग करते रहते हैं। अरे अपने यहां तो रोज ही सूर्य देवता आते हैं, रोज ही सुप्रभातम है, रोज गुड मॉर्निंग है। हमारी जलवायु, हमारे यहाँ 6 ऋतु, वो तो ऋतुओं में भी दरिद्र हैं, ठंडई में मर रहे हैं। 2 ही ऋतु है, टू मच कोल्ड एंड कोल्ड, ये 2 ही है, बहुत ठंडा और ठंडा। पर यहां गर्मी है, बसंत है, शरद है, बारिश है और कड़कड़ाती ठंड भी है। सब कुछ 3 फसल होने के उपाय इसी भारत की भूमि पर हैं। सारी दुनिया में निर्यात 37% उस समय, फिर वही विलियम्स और फिर वही 37% निर्यात करता था भारत। बाकी विश्व को, पूरे विश्व में निर्यात की जो रेशियो थी, अकेले 1/3 भारत भेजता था दुनिया को खाने के लिए। अब जरा सोचो कि भारत को लोग भूखा और नंगा कहते हैं, जो दुनिया को खिला रहा है। कितना अत्याचार हुआ हमारे ऊपर। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे और हमारे पीछे स्टूडेंट, आज तुम्हें जगने का अवसर है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल सुगर नो पापा, इससे ऊपर उठने की जरूरत है। और अपने मंत्रों को, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसी ऐसी ऋचाएं कि एक पढ़ लो। जिस समुद्र शास्त्र के विषय में मैं बता रहा हूं, उस समुद्र शास्त्र का कोई एक श्लोक पढ़ ले तो ये फॉरेनर्स जितने भी बॉडी लैंग्वेज एंड मोटिवेशन की किताबें लिखी हैं,
उनसे ज्यादा जानकार तुम हो जाओगे, पर तुमसे तुम्हारी किताबें छिपा दी गई, तुमसे तुम्हारा विद्या छिपा दिया गया। तुमको हमेशा एक पतित मनुष्य के रूप में 1835 में जो साजिश रची गई थी, और जब आंदोलन करना हो तो किसी का आशा नहीं देखते। 57 में जब मंगल पांडे ने आंदोलन करने की ठानी तो उनके रेजिमेंट का एक भी आदमी उनके साथ नहीं था, पर अकेला कहा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और याद रखो कि अकेला आदमी जब बाहर निकला और मारा गोली उस अंग्रेज को, उसके बाद भारत के 335 से ज्यादा जिले अंग्रेज मुक्त हो गए थे। 1 सितंबर को 1857 को ही भारत आजाद हो जाता अगर भारत के ही कुछ गद्दार लोगों ने पुनः अंग्रेजों के साथ मिलकर के और अंग्रेज की शासन की स्थापना न की होती तो 1 सितंबर 57 को ही भारत आजाद हो गया था। एक व्यक्ति अगर आगे निकले, शहीद भगत सिंह आज क्या सोचते होंगे, चंद्रशेखर आजाद आज क्या सोचते होंगे, बोलो। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप क्या सोचते होंगे? क्या मैंने अपने जीवन का बलिदान इन्हीं भारतीयों के लिए दिया? जो भारतीय अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, न तो स्वयं को बचा पाएंगे ये, न अपने परिवार को बचा पाएंगे ये, न आने वाले समाज और राष्ट्र को बचा पाएंगे ये। जरा सोचो उन महान आत्माओं के हृदय पर, याद करो झांसी की रानी पीठ पर बच्चे बांधकर कपड़े में और हाथों में तलवार लेकर के और लोहे के चने चबवा देती थी। कहां गई वो वीरता, कहां गया वो ओज, कहां गया वो शौर्य, कहां गई वो धैर्य, कहां गया वो भगवान कृष्ण का पांचजन्य, जहां 5 व्यक्ति होकर के भी और इतनी 11-13 क्षौणी सेना को भी हराने को राजी हो जाते हैं। वो तेज कहां गई भारतीयों? कहां गए सनातन भारत के लोगों? कहां गए तुम्हारे वो पूर्वजों के अभिमान, तुम्हारा स्वाभिमान? तुम्हारे भीतर उन्हीं का रक्त है, उन्हीं के लहू बह रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हमारी विद्या, एजुकेशनल सिस्टम सब मिटाकर अपनी विद्या हमको पढ़ाकर हमें बना तो दिया है भेड़ी, पर याद रखो एक बड़ी अच्छी बात है, एक शेर का बच्चा भेड़ी के बीच में पलने लगा और भेड़ी की तरह ही हो गया, और गडेरी जब उसको चराता तो धीरे धीरे उसी में वो भी घूमने लगा। बरसों बाद एक सिंह आया, दौड़ाया भेड़ी लोगों को, भेड़ी भागे तो शेर भी एक भाग रहा था। बोला ये तो हमारा, ये कहां भाग रहा है? तो दौड़ के बोला इनको तो बाद में खाऊंगा, पहले इसको समझाऊं। पकड़ा उसको, तू कहां भाग रहा है? तू तो शेर का बच्चा। बोला हुजूर हम भेड़ी हैं हुजूर, आज भर बकस दीजिए हमको। अरे बोला तू शेर है? बोला नहीं नहीं भेड़ी है, भेड़ है हम, भेड़। कहते हैं शेर पकड़ के ले गया एक तालाब के किनारे, कहा कि नीचे देख, और खुद को देखा, बोल तेरा चेहरा कैसा है? माई बाप चेहरवा तो आपसे कछु कछु मिलत है, बड़ा मिलत नहीं है। जितनी शक्ति मेरे भीतर है तू जानता है? बोला नहीं। उसी समय एक गजराज आता था हाथी, शेर ने चिंगाड़ कर हमला किया और गजराज को परास्त कर दिया। कह रहे हम भेड़ है हुजूर? का नहीं, तेरे भीतर भी इतनी शक्ति है जितनी शक्ति मेरे भीतर है। जैसे उस भेड़ियों के झुंड में रहते रहते सिंह भी अपने आप को भेड़ी समझ लिया, पर एक दिन एक शेर आया और उसको पानी में उसका दर्शन कराया, अपनी शक्ति से उसका परिचय कराया, और देखते देखते वो शेर का बच्चा भी एक गजराज पर टूट पड़ा और उसको परास्त कर दिया। उसको याद आ गया कि मैं भी शेर का बच्चा। रितेश्वर भी राष्ट्र कथा के पांडाल में ब्रिजभूषण अपने पुत्र के बुलावे पर इसीलिए आया है कि यहां भी जो
200 वर्षों से और वर्षों की गुलामी के बाद जिस भीड़ की मानसिकता हम भारतीयों की हो गई है, आज एक सिंह आया है, एक सिंह के बुलाने पर आपको यह बताने के लिए कि हम सिंह थे, हम सिंह हैं और हम सिंह ही रहेंगे, हम भारतीय हैं और ये भारत की गरिमा और गरिश्मा है।